हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे भाई। तो आज के इस वीडियो में आपको भी सभी को पता है कि रीड का जो भी 2 से 3 महीने बचे हैं उसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सीडीपी के 30 नंबर जो हैं आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ वहीं बता दूँ आपको कि एक टॉपिक, एक वीडियो, एक दिन, लगभग हर दूसरे दिन आपको एक टॉपिक मिलेगा। जैसे आज एक वीडियो मिला और उसमें आज के टॉपिक में हम लोग आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009, जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही हर दूसरे दिन मतलब आपको एक टॉपिक मिलेगा और एक वीडियो में पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस एक टॉपिक में खत्म हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक का। तो ये लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 वाले हों, दोनों के लिए बहुत जरूरी होना है सीडीपी, जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009। सिलेबस में जाएंगे तो आपको देखिए, मैच करिएगा सिलेबस, सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आरटीई 2009, जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको हम कहते हैं। आइए पहले बेसिक चीजें सीख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा कहां से शुरुआत हुई इसकी, तो सबसे पहले की बात करें कि भैया 2002 में, कब 2002 में आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग 3 में कहा गया, पार्ट 3 में कहा गया कि भैया शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग की बात करें तो 2002 का समय रहता है भैया, और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21A के तहत एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है, 86वां, जो संविधान के भाग 3 में है, और कहा जाता है कि जो हमारा क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर बात करें तो 4 अगस्त 2009 को संसद में यह बिल जो होता है वो पारित कर दिया जाता है, और पूरे भारत में जो आरटीई है हमारा 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 को हमारे पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन क्या कर दिया जाता है, जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसको लाने का, तो बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसका मतलब है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए, कि भैया ये राइट टू एजुकेशन के थ्रू हम 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और बात करें, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो असहाय डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए आयु सीमा क्या है आरटीई के अंतर्गत, तो 6 से 18 वर्ष उनके लिए है। क्या, 6 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये है, अब यहाँ से बेसिक था, अब चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों का। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई ये शुरुआती जो कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन चांसेस है पूछने का, वहां से सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्या 2009 बोलते हैं। फुल नेम की बात करें तो इसका क्या नाम है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। क्या नाम है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 नाम है। ठीक है, इसका बात करें, इसका नोटिफिकेशन कब हुआ नोटिफाई, तो 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंदर, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भैया, बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको सीखते चलो। 1 अप्रैल 2010 से ये पूरी तरह से पूरे भारत में लागू हो गया। मैंने पहले बताया, तो इसमें कई चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए गए हैं आरटीई में उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात करें, देखिए इसको इधर कर देता हूं। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हो जाएगा क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जिस दिन इसको भारत सरकार के राज्यपत्र में घोषित किया गया उसी दिन से यह लागू हो गया। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है मेरे भैया, चैप्टर नंबर 2 कहता है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल भाई, ये
जो चैप्टर नंबर 2 है आरटीई 2009 का, ये कहता है कि जो भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कहता है चैप्टर नंबर 2 और कहता है कि कोई भी बालक किसी भी प्रकार की फी या खर्चा जो उसके प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए होगा वह कौन देगा? और सरकार होगा। मिला जुला के वही बात हो गई कि जो बच्चा है जब भी पढ़ने जाएगा 6 से 14 साल का बच्चा, उसका जो फीस वगैरह है, उसका जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है स्कूल्स के, वो और जो अर्ली एजुकेशन प्राप्त करने जाएगा किसी भी स्कूल में, उसका जो भी खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा? वो सरकार करेगी। अब जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यह 3 अधिकार देता है। जो स्पेशली डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, जिनको नीड होती है, ऐसे बच्चों को सरकार ने 3 अधिकार दिया इस आरटीई 2009 में। पहला क्या? फुल पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ऐसे बच्चे एकदम सम्मानित तरीके से आके विद्यालय में पढ़ सकते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि बच्चा डिसेबल है, बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसको आप भेदभाव करेंगे। आओ सब एक साथ पढ़ो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो रक्षा करेंगे। इसके बाद और क्या कहा गया इसमें? इस प्रकार बच्चा जिसने लेट एडमिशन लिया है वो शिक्षा पाने का अधिकार है। मतलब बिल्कुल भाई, इस जो बच्चा लेट एडमिशन लेगा वो भी शिक्षा पा सकता है इसमें। कोई भी बच्चा जो किसी कारणवश अपने विद्यालय से ट्रांसफर करवाना चाहता है तो ये अधिकार उसको इस एक्ट के अंदर दिया गया, और इसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल की होगी। यदि प्रिंसिपल मना करता है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इस स्कूल से ट्रांसफर ले लूँ उस दूसरे स्कूल में, तो बिल्कुल भाई वो ट्रांसफर ले सकता है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। जिम्मेदारी है, जो लायबिलिटी है वो स्कूल के प्रिंसिपल की होगी, और प्रिंसिपल मना नहीं करेगा। अगर कहता है कि मना करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसमें ये भी अधिकार बच्चों को दिया गया। ठीक है, यहाँ चीज़ें आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे मेरे भैया, बस अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से सीखोगे और क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। ठीक, 2022-2023 का क्वेश्चन देख लेना, यहीं से फंसा है। ठीक, ड्यूटीज देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और पेरेंट्स की जो ड्यूटीज हैं ये किस में दी गई हैं? चैप्टर नंबर 3 में दी गई हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स की हमारे और जो सरकार की और लोकल अथॉरिटीज की जो ड्यूटी हैं इसमें दी गई हैं। इस एक्ट के पारित होने के 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करेगी हर बालक के घर के पास स्कूल हो। बिल्कुल भाई भैया, ये एक्ट जैसे ही पारित होगा 3 साल के अंतर्गत गवर्नमेंट ये निश्चित करे, कंफर्म करे कि जो हर बालक है उसके घर के आसपास लगभग 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर निश्चित रहे कि उसके अंदर स्कूल रहे उसके घर के आसपास। ठीक है, इस एक्ट को लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस नियम को लागू करने के लिए सारे खर्चे उठाएगी। बिल्कुल भाई, ये सेक्ट में जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके सारे खर्चे को उठाएंगे। इसके सारे खर्चे लेकर जो लेखा जोखा होगा ये कौन रखेगा? केंद्र सरकार करेगी। ये आपके काम की नहीं है, लेकिन चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 केंद्र सरकार बनाएगी विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। इसी के अंतर्गत आता है एनसीएफ 2005, केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी। किसके मदद से? एनसीईआरटी के द्वारा। केंद्र सरकार अध्यापकों के प्रशिक्षण के स्तर का विकास करेगी, तकनीकी सहायता, योजना निर्माण, खुद कार्य करने और नवाचार के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए राज्य सरकार की मदद करेगी। बिल्कुल भाई, जो केंद्र सरकार है भैया, टीचर्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उनके डेवलपमेंट के लिए, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे योजना का निर्माण, स्कूल की प्लानिंग के लिए, और खुद चीज़ें नया करने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें सोचने के लिए, नए नए संसाधन जो रिसोर्सेस होंगे वो राज्य सरकार मदद करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ कंपलसरी, स्कूल में बच्चे का एडमिशन, स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस होना, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। ठीक है, अब ड्यूटीज की देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि स्कूल की बिल्डिंग हो, टीचर हो और लर्निंग इक्विपमेंट हो। बिल्कुल भाई, जो आरटीई एक्ट 2009 में जो टीचर की स्टेट गवर्नमेंट की, जो राज्य सरकार की क्या ड्यूटी होगी? राज्य सरकार की ये ड्यूटी होगी कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे, इंश्योर करे कि जो स्कूल है भाई उसके स्कूल के लिए एक बिल्डिंग हो और टीचर हो उसमें, और जो लर्निंग इक्विपमेंट्स हैं, बोर्ड है, टेबल है, ये सारी चीजें राज्य सरकार सुनिश्चित करे। राज्य सरकार अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सेवाएं सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल, राज्य सरकार जो है वो टीचरों की जो ट्रेनिंग होगी वो प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटीज क्या होंगी? आइए इसको देखते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। बिल्कुल भाई, जो लोकल अथॉरिटीज होगी वो जैसे टीचर वगैरह हो गए, ये
6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो रिकॉर्ड है मेंटेन करेगी, करिकुलम का निर्माण करेगी, पाठ्यचर्चा का निर्माण करेगी। एकेडमिक कैलेंडर का डिसीजन लोकल अथॉरिटी के पास है। जो एकेडमिक कैलेंडर होता है स्कूल का, कि जो कैलेंडर आपके हर स्कूल का एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, इसकी अथॉरिटीज जो होगी किसके पास होगी, लोकल अथॉरिटी के पास होगी। ठीक है, इसको डिसीजन लेने के बाद हर माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल का है उसे स्कूल भेजे। बिल्कुल, ये हर माता पिता का या जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका राइट है कि भैया अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं उनको स्कूल भेजें। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी राज्य सरकार को चाहिए कि वो एलिमेंट्री स्कूल खोलें। बिल्कुल, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे इनके लिए भी राज्य सरकार एलिमेंट्री स्कूल खोले। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। देखिए चैप्टर नंबर 4 में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। इसमें दिया गया है कि भैया जो जिम्मेदारी है स्कूल की और टीचर की। ठीक है, उसमें क्या है कि आइए देखते हैं इसको, कि विद्यालय को जितनी भी ग्रांट मिलेगी उसका 25% आरटीई को इम्प्लीमेंट करने में खर्च होगा। बिल्कुल भाई, विद्यालय को जो भी खर्चा या जो भी अनुदान है वो जो सरकार की तरफ से मिलेगा उसका 25% जो होगा वो हमारी आरटीई एक्ट 2009 पर खर्चा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स और पर्सन सेल कलेक्ट एनी फी। कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा। बिल्कुल भाई, कोई भी स्कूल है या कोई भी पर्सन है वो फीस कलेक्ट नहीं कर सकता और कोई भी किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है भाई, एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। नो शैल बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज प्रूफ। ऐसा नहीं कि किसी के पास एज प्रूफ है तो आप एडमिशन नहीं लेंगे, इसके लिए भी मनाही है। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। ठीक है, बाकी टीके का कार्ड होगा। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ, जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो एज प्रूफ में काम में आएगा। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक न ही उसे फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। ठीक है, शारीरिक या मानसिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई टीचर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पनिशमेंट वगैरह नहीं देना है। ठीक है, ये सारी चीजें रखिए, याद रखिए ताकि आपको काम दे। इस एक्ट को पारित होने के बाद बिना किसी परमिशन के स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है, अगर ये एक्ट पारित हो गया तो बिना किसी परमिशन के आप स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है, हर स्कूल में विद्यालय कमेटी का प्रबंधन होगा, एसएमसी होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा। ठीक है, जिसके 50% जो सदस्य होंगी वो महिलाएं होंगी, ये आपको इतना पता होना चाहिए। स्कूल के क्रियान्वयन की देखरेख, विद्यालय स्कूल के विकास के लिए प्लान बनाना, ये किसका काम होगा, विद्यालय कल्याण समिति का होगा। ठीक है, विद्यालय कल्याण समिति का होगा। ग्रांट को यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करे बच्चा, मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन स्कूल, ये सारी चीजें मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कंडक्ट एंड कंप्लीट द एंटायर करिकुलम विद द टाइम। बिल्कुल भाई, जो बच्चों को पढ़ाइए, जो बच्चों का पाठचर्चा है उसको समय से कंप्लीट कराइए, ये ड्यूटीज हैं टीचर्स की। टू असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल, बच्चे के जो लर्निंग एबिलिटी है वो बच्चा कितना सीख सकता है, कौन बच्चे कितने कब सिखाना है, किस बच्चे को कैसे सिखाना है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी बच्चों को पहचानने की। रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स और उनके भले का कार्य करेंगे। बिल्कुल भाई, पेरेंट्स टीचर के साथ मीटिंग करेंगे। ठीक, और उसमें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इस एक्ट के 6 महीने के अंदर संबंधित सरकारी और स्थानीय निकाय जो टीचर्स हैं, टीचर्स 3 गतिविधियों को छोड़कर जैसे गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल भाई, जो टीचर है और स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय का कहने का मतलब है जो लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे गांव में हो गया, बट टीचरों को भैया 3 गतिविधियों को छोड़कर कौन कौन गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे चुनाव में, ठीक, ये आपको भी पता होना चाहिए, इलेक्शन में टीचर की ड्यूटी नहीं लगानी है, लगा सकते हैं, इन चीजों को छोड़कर और सब चीजों में नहीं लगा सकते आप। चुनाव में लगा सकते हैं, जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा में लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी में भी क्या नहीं लगा सकते ड्यूटी आप टीचर की। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर 5 में। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बिल्कुल, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को फुली चेक करना। बिल्कुल, बच्चे के फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को चेक करते रहना। चाइल्ड सेंट्रल एक्टिविटीज हो, डिस्कवरीज एक्सप्लोरेशन के माध्यम से चाइल्ड सेंटर को सपोर्ट करना। आपको भी पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया जाता है, तो जो एजुकेशन हो हमारा चाइल्ड सेंटर हो और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कराई जाएं, कुछ नए खोजबीन कराए जाएं बच्चों के लिए और एक्सप्लोरेशन होते रहें। ठीक है, मदर टंग में लर्निंग बच्चों को, बिल्कुल भाई, बच्चों को जो मदर टंग में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बच्चों को डर और चिंता से मुक्त करें। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं देगा। ठीक है, कोई भी बच्चा क्या बोर्ड एग्जाम नहीं देगा। ये सारी चीजें सिंपल हैं, बस आपको देखना है। एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने पर बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद बच्चों को क्या एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे चलते हैं, चैप्टर 6 में क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन।
बिल्कुल भाई, जो बच्चे का राइट है उसका प्रोटेक्ट करेगी कौन? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया भाई। किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट बनाया गया, कब बनाया गया? 2005 में। ये 2 लेवल पर काम करेगा। कौन कौन लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भैया हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, जिसमें शिक्षा के अधिकार बालकों के मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत। ये इसको पहले भी मैंने बताया था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, ये बच्चों से संबंधित केस दर्ज करा सकते हैं आप, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के जो अगर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो वहां पे कितने टीचर होने चाहिए? 2 टीचर होने चाहिए। अगर 60 से 90 हैं तो 3 टीचर होने चाहिए। 90 से 120 हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। 120 से 200 हैं तो 5 टीचर होने चाहिए और एक हेड टीचर, हेडमास्टर होना चाहिए। अगर 200 प्लस बच्चे हैं तो 40 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। क्या? 40 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 तक की, ठीक है। 6 to 8 पे एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास एंड देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टीचर होना चाहिए हर क्लास में, ठीक है। हर क्लास के लिए 1 टीचर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 टीचर रहे किसका? साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और भाषा का टीचर होना चाहिए। पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए? एक रेशियो 35, ठीक है। कितना? 1 रेशियो 35 होना चाहिए। 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। 100 से अधिक बच्चे होने पर क्या होना चाहिए भाई? 1 फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए, ठीक है। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन आपके कक्षा में, स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं तो कम से कम 1 कमरा हर अध्यापक के लिए और 1 कमरा भाई स्टोर रूम होना चाहिए और ऑफिस रूम होना चाहिए, एक प्रिंसिपल रूम होना चाहिए। सेफ एंड एडिक्वेट वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दी गई हैं। एक किचन होना चाहिए मिड डे मील के बनाने के लिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज के लिए। ये सारी चीजें सिंपल है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 से 5 तक के लिए कम से कम 200 डेज, मतलब 200 दिन। अगर 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनके लिए जो मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो 200 दिन होना चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो 220 दिन दिया जाएगा और 1000 घंटे मिलने चाहिए, ठीक है। कितना? 1000 घंटे मिलने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ वीक की बात करें तो अगर कितने वर्किंग आवर्स एक वीक में होने चाहिए टीचर के लिए, तो 45 घंटे होने चाहिए इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, ठीक है। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी स्कूल, हर स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर आना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, प्ले मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं चीज़ें हैं। बाकी चलिए एक समरी के रूप में मैं आपको और समझाता हूँ चीज़ें, यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रिवाइज करते चलिए। देखिए प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए और अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखिए। शिक्षक 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे, ठीक है। 1 सप्ताह में उसके लिए कितने? न्यूनतम 45 घंटे होने चाहिए और साल में 200 दिन जरूर वर्किंग डे होने चाहिए, मतलब 800 घंटे होने चाहिए प्राइमरी पे और 220 दिन अपर प्राइमरी, मतलब 6 to 8 पे होने चाहिए। 1000 घंटे अपर प्राइमरी पे मिलने चाहिए, ठीक है। और आगे की बात करें तो प्राइमरी स्कूल भैया घर से 1 किलोमीटर बच्चे को होना चाहिए और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जिसके अभिभावक कौन होगा? जिसका अभिभावक अध्यक्ष होगा, अभिभावक होगा, ठीक है। बाकी 28 एक्ट 28 के अनुसार कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। एक्ट 17 के अनुसार बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत कौन सा देश बना? 135वां बना, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के थ्रू 25% कोटा रहेगा ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ठीक है। तो भैया ये मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए आरटी का, एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। एक वीडियो आपको हर दूसरे दिन मिलेगी रीड के लिए और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 30 प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।